हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस, हालांकि हम एक दिन पीछे की जो न्यूज़ है वो आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं हम आज, लेकिन धीरे धीरे हम इसको ये करेंगे कि हम सेम डे ही आपको न्यूज़ एनालिस जो इंडियन एक्सप्रेस का है एक्सप्लेनेशन वो सेम डे ही प्रोवाइड करवाएं। लेकिन अभी हम थोड़े सा बिजी शेड्यूल है, इसलिए हम आपको एक डे लेट चल रहे हैं। इसके साथ में जो भी जनवरी से अप्रैल के बीच से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं साथ में। तो शुरू करते हैं आज का। तो आज के इंडियन एक्सप्रेस यानी कि जो 14 मई का इंडियन एक्सप्रेस है आपकी, उसकी न्यूज़ है। तो जो ये हाँ, तो जो ये 15 मई का अपन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है जो आपके यूपीएससी और आरपीएससी की यानी स्पेशली आईएएस और आरएएस के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में। तो उसमें जो आपके पॉलिटी से, एनवायरनमेंट से और कल्चर या कोई भी कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस हुई है उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उस क्राइसिस के जो इम्पैक्ट हैं वो अब इंडिया पे धीरे धीरे विजिबल होने लगे हैं और जो आम पब्लिक है, कंज्यूमर्स है, वो सभी इसको फेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में क्या है कि जो अमूल डेयरी और मदर डेयरी ने 2 रुपए पर लीटर मिल्क के ऊपर बढ़ाए हैं। उसके अलावा कल ही गवर्नमेंट जो पेट्रोल मार्केटिंग जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है आपकी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या भारत पेट्रोलियम, उन सब ने भी फ्यूल के प्राइस 3 रुपए पर लीटर इंक्रीज किए हैं। और इसके अलावा दूसरी चिंताजनक बात यह है कि जो भारत के इंडियन करेंसी यानी अपनी इंडियन रूपी है, उसकी एक्सचेंज रेट डॉलर के कंपेयर में गिर के कल 96 क्रॉस कर गई। यानी कि $1 के लिए हमको ₹96 पेमेंट करना पड़ रहा है, जिससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और हमें ज़्यादा अमाउंट में डॉलर पे करना पड़ रहा है। और इसी सभी वेस्ट एशिया क्राइसिस है जिसकी इसेंशियल जो कम्योडिटीज़ है उनका इंपोर्ट डिस्टर्ब ना हो और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो ना हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्लो ना हो, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट ना हो। तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए भारत सरकार ने लोगों से अपील भी की है कि आप गोल्ड का इंपोर्ट कम करें, नॉन इसेंशियल जो आपके फंक्शंस है उनके लिए इंपोर्ट ना करें और फ्यूल का कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। और आप अभी सभी न्यूज़ में देख भी रहे हैं कि भारत सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, वो सभी आपको आजकल ट्रेवल करते मिलेंगे, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। उन्होंने उनका जो व्हीकल्स होते थे उनको कम कर दिया, कोई बाइक पे जा रहा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों ताकि और लोग भी मोटिवेट हो कि जो अननेसेसरी व्हीकल्स का यूज़ ना करें। एडिबल ऑयल्स है कि उसका भी बहुत सारा पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और जो भी हम कुछ इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हम जो भी पेमेंट करते हैं वो डॉलर में करते हैं मैक्सिमम। तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि हमारे पास डॉलर है वो शॉर्ट ना पड़े हमारी दूसरे इंपोर्ट के लिए, इसलिए गोल्ड जो इंपोर्ट है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है। और जो हमारे अभी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, उसको देखते हुए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन शेयर मार्केट्स में से अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र भारत सरकार ने अभी एक नया डिसीजन लेने की सोच रही है। अभी ये गवर्नमेंट के लेवल पे चल रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करे, उसके लिए हमें जो ये विथ होल्डिंग टैक्स है उसमें कटौती करनी चाहिए। तो आप सबके लिए ये विथ होल्डिंग टैक्स जानना बहुत नेसेसरी है कि विथ होल्डिंग टैक्स क्या होता है। जनरली विथ होल्डिंग टैक्स को आप सिंपल भाषा में, आसान भाषा में टीडीएस समझ सकते हो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, विथ होल्डिंग टैक्स आप सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी इंडियन रेफरेंस में टीडीएस, जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं जनरली वो टीडीएस पे करते हैं कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स।
TDS का मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जनरली जैसे आप जो भी कोई अर्निंग कर रहे हो किसी की वजह से, उस अर्निंग की वजह से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कोई अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग पे गवर्नमेंट क्या लेती है, एक टैक्स कलेक्ट करती है। जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं उनकी जो सैलरी होती है वो रिसीव करते हैं, उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट में टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उसको टैक्स को अपन TDS बोलते हैं। और इसी रेफरेंस में विथ होल्डिंग टैक्स को देखेंगे, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो इंडियन शेयर मार्केट, जो भारतीय कंपनीज हैं उनके शेयर परचेज करते हैं, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में कैपिटल इन्फ्यूज करते हैं, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास ज़्यादा मनी होती है। तो इसी केस में जब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके कंपेयर में क्या करेंगे, वो उसके बदले में वो इनकम लेंगे। तो उस इनकम को जो जनरेट करते हैं भारत में इन्वेस्ट करने से, उस इनकम पे भारत सरकार टैक्स लेती है, को चाहे वो NRI हो यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन इन्वेस्ट करे या कोई दूसरे फॉरेनर्स करें। तो उस जो भी इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम जनरेट हो रही है इन्वेस्टर्स को, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर सरकार एक पर्टिकुलर अमाउंट में टैक्स लेती है। अभी जो NRI हैं भारत सरकार के, जो वो भी इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं, सरकार जैसे मार्केट से उधार लेती है ना पैसा, जैसे आपने फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे के बारे में सुना है कि सरकार की इनकम और मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को कवर करने के लिए सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, यानी ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, 91 डेज के, 182 डेज के, 364 डेज के ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, तो मार्केट से पैसा कलेक्ट करती है सिंपल बॉन्ड्स इशू करके। तो उसके बदले में जो भी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लेती है। तो जो ये टैक्स होता है उसको विथ होल्डिंग टैक्स कहते हैं। यानी कि आपने कोई भी इन्वेस्टर इंडियन शेयर मार्केट या इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, उस इन्वेस्ट की वजह से किसी को, इन्वेस्टर्स को जो भी इनकम हो रही है, उस इनकम के ऊपर भारत सरकार एक सर्टेन अमाउंट टैक्स डिडक्ट करेगी। उसी को जनरली ये आप इन्वेस्टर्स के केस में विथ होल्डिंग टैक्स बोलते हैं। तो अभी जो NRIs हैं जो भारत में इन्वेस्ट करते हैं वो जनरली 20% टैक्स पे करते हैं। तो अभी जो सरकार के लेवल पे ये चल रहा है कि फॉरेनर्स या दूसरे इन्वेस्टर्स इंडिया में कैपिटल इन्फ्यूज करे, कैपिटल ज़्यादा इन्फ्यूज करे, ताकि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अमाउंट मिल सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फास्टली मूव हो सके। तो उसके लिए हमें ये टैक्स है कम करना चाहिए, ताकि टैक्स रेट हम करेंगे तो इन्वेस्टर्स हमारी इन्वेस्ट मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होंगे, कि उनको पता है कि उनके इनकम के ऊपर कम टैक्स लगेगा। दूसरा, US फेड की अभी जो पॉलिसी रेट्स है उनमें इंक्रीज होने की वजह से भी जो दूसरा कंसर्न है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपनी करेंसी वहां से आउटफ्लो कर रहे हैं। तो इन सब को रोकने के लिए, कि ज्यादा इन्वेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम है जो टैक्स, जो विथहोल्डिंग टैक्स है उसकी रेट को कम करना चाहिए, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट हो, इन्फ्लेशन कम हो। इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है आपका, ये न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर है, इसमें ये खबर है, वैसे आपके कोई काम की नहीं है, लेकिन जनरली जैसे इंडियन अपोजिशन पार्टीज बोल रही थी इंडिया के और US की जो ट्रेड डील हुई उसमें, कि हम जो अडानी जी हैं, हमारे बिजनेसमैन गौतम अडानी जी, अडानी एम्पायर के जो मालिक हैं, उनके ऊपर कुछ केस चल रहा था सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने में, जो वो अमेरिका के ऑफिशियल्स को ब्राइब करने का। तो वो केस उन्हें ऑफर दिया है कि हम $10 बिलियन है वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, आप हमारे ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं वो हटा दो, ये आपकी वैसे ज्यादा काम का नहीं है। ये ईरान लिसनिंग इंडिया से सेफ हॉर्मोज के टू इकोनॉमिक हेल्थ। जैसा कि आप सबको ये पता है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है उसमें जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में हॉर्मोज स्ट्रेट है जो ईरान के कंट्रोल में है, तो उसमें से जो हमारे इंडिया की जो नीड होती है नेचुरल गैस की, उसका लगभग 60% यहाँ उसी के रास्ते से आता है। और जो
पेट्रोलियम होते हैं, क्रूड ऑयल होते हैं, जैसे अपन सऊदी इराक से परचेज करते हैं, वो सारा उसी पैसे से होके आता है। तो उसकी वजह से जो सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है, और सप्लाई डिसरप्शन की वजह से प्राइस हाइक हुए हैं। अभी पेट्रोल डीजल के बढ़े हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़े हैं 1000 के अराउंड 993, और जो छोटे सिलेंडर होते हैं 5 किलो वाले, उनके 261 प्राइस बढ़े हैं। और अभी एलपीजी गैस के भी प्राइस बढ़ सकते हैं। और इंडस्ट्रीज को जो एलपीजी उसकी सप्लाई को कटौती की गई है, ताकि जो डोमेस्टिक जो आपकी कुकिंग में यूज होती है, डोमेस्टिक सप्लाई प्रॉपर्ली हो सके। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अभी ईरान जो ब्रिक्स के समिट होने वाला है वो अपनी इंडिया में होगा, अभी ब्रिक्स समिट इस साल का। और अभी जो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग चल रही है अपनी इंडिया में। तो उस मीटिंग में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी अरागची भी आए हुए हैं। तो उनसे अपने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने टॉक किया, और उन्हें बोला, अपनी कंसर्न बताई कि आप हमारे जो शिप्स हैं उनको वहाँ से पास होने दीजिए। तो अभी रिसेंटली अपने लिए गुड न्यूज़ है कि 2 शिप है वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हुए हैं। थोड़े दिनों में वो यहाँ पे अपने इंडिया पहुंच जाएंगे। तो जो गैस की वजह से जो डिसरप्शन हो रहा है सप्लाई पेट्रोलियम की वजह से, उन सब में कटौती होगी। और शायद अभी यूएस प्रेसिडेंट चाइना गए हुए हैं, तो उनकी चाइना का अच्छा इन्फ्लुएंस है ईरान के ऊपर, तो उस वजह से शायद ही सीज फायर भी हो सकता है ईरान और अमेरिका के बीच में देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो फिर हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। पर अभी के लिए हमें थोड़ा सा कंसर्न रखना है, और अपनी जो मिसयूज नहीं करना है, अब्यूज नहीं करना है बहुत सारे जो अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उनको देखते हुए। तो ये बड़ी अच्छी खबर है इंडिया के रेफरेंस के लिए। जैसे कि अभी आपको सबको पता है कि जब अभी जैसे 4 राज्यों एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुए थे, उनमें सब में तो सीएम ने ओथ टेक कर ली थी, लेकिन एक केरला जो है वहां का कंसिडरेशन था, वहां पे कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे उनके बीच में काफी कंपटीशन था। लेकिन अभी ये कंपटीशन सॉल्व हो गया है, और जो वी सतीशन है कांग्रेस के, वो केरला के सीएम बनने जा रहे हैं। और अभी अपन ने 1-2 दिन में ये न्यूज अपन ने एनालिसिस की है, भी सीईसी एक्ट अपन ने किया था, उसी की हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सीईसी एक्ट 2023 जो इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेके पार्लियामेंट ने क्रिएट किया था, दिसंबर 2023 में बनाया था। इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस है। उस एक्ट में जो प्रोविजंस थे उनके बारे में मैंने पहले की वीडियो में बताया। अभी हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी हियरिंग में उसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं। इसमें आपको बेसिकली 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो अनूप बरनवाल जजमेंट है, अनूप बरनवाल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2023 का। इस जजमेंट से पहले इलेक्शंस कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस कैसे होगी उसके बारे में कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था। लेकिन अब इस जजमेंट के बाद में, ये 2023 में, इसके बाद में हमारी पार्लियामेंट ने जो सीईसी एक्ट 2023 इनेक्ट किया, उस एक्ट में सीईसी की अपॉइंटमेंट के बारे में, टेन्योर के बारे में, तो वही है कि 6 ईयर और 65 ईयर्स, या जो भी पहले हो, यानी कि आपके अपॉइंटमेंट होने के 1 साल में आप 65 ईयर्स के हो गए तो आप ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो जाओगे, आपकी पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। या आपने 6 ईयर की टेन्योर कंप्लीट कर लिया अपॉइंटमेंट के बाद में, तो आप वहां से हटाओ। इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस था, वो एक सर्च, मैंने पहले भी बताया था आपको, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पे था। और इस सिलेक्शन कमेटी का जो कंपोजिशन था उसको लेके जो पिटिशनर अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है आपकी, और एक कांग्रेस सांसद जया ठाकुर है, उनके कंसर्न इसी सिलेक्शन कमेटी के कंपोजिशन को लेके हैं। सर्च कमेटी का जो हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो आपके अर्जुन मेघवाल जी यहीं बीकानेर के हैं। और उसके अलावा प्लस इसमें 2 सेक्रेटरीज होंगे भारत सरकार के। ये 5 लोगों को रिकमेंड करेंगे, 5 पर्सन्स की ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए सुटेबल पाए हैं इस कमेटी ने। और जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें हेडेड बाय पीएम प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन आज राहुल गांधी जी प्लस एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। ठीक है,
तो अब इसमें जो कंपोजिशन है क्यों और सारे डिसीजन इसमें मेजोरिटी से लिए जाएंगे, तो लीडर ऑफ अपोजिशन की वॉइस, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार से सवाल किया कि जब आपको सारे डिसीजन मेजोरिटी से लेने इस कमेटी में, जिसमें आपको पता है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर पीएम के अगेंस्ट अपनी ओपिनियन दे ही नहीं सकता, क्योंकि यूनियन कैबिनेट कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो तभी तक कैबिनेट में रह सकता है या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में तभी तक रह सकता है जब तक पीएम चाहे। पीएम उनको प्रेसिडेंट को सिफारिश करके कभी भी कैबिनेट मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। तो इसलिए इसमें हमेशा डिसीजन होंगे वो पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर का एक ही है। तो ये 2:1 की मेजोरिटी से दिख ही रहा है इसको कंपोजिशन को देख के। तो ये आप ये फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, जबकि इसमें कोई इंडिपेंडेंसी दिख ही नहीं रही है। ये सारा डिसीजन होगा 2:1 से होगा। एक इस एक्ट में खास बात ये भी है कंसर्न कि इसमें जो भी इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी ऑफिशियल कैटेगरी में जो भी फंक्शन करते हैं, उन फंक्शन के लिए किसी भी कोर्ट में उनके अगेंस्ट आप कोई भी केस नहीं ला सकते, सूट नहीं ला सकते, वो किसी भी कोर्ट के सामने अकाउंटेबल नहीं होंगी और वो अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए इम्यून है। और जो पिटिशनर उनका कहना है कि इतनी इम्यूनिटी तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी नहीं होती जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर्स को इतनी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना उसके आर्बिट्रीनेस को बढ़ाती है। इसमें यह है कि जो ये सिलेक्शन कमेटी इन 5 नामों के अलावा भी किसी और को सेलेक्ट कर सकती है अपनी चॉइस से। बाकी इसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो डिटेल में अब कुछ नहीं बताएंगे। जो भी कोई ऑर्डर आएगा वो अपन देखेंगे। ये एक इलीगल सैंड माइनिंग का है, सुप्रीम कोर्ट का एक सुमोटो केस लिया था। सुप्रीम कोर्ट बिना किसी पिटिशनर के अपनी मर्जी से अपने आप किसी केस को सुनता है जो इंपॉर्टेंस का हो। जैसे ये आपने जोजड़ी नदी का सुना है, राजस्थान में जो जोजड़ी रिवर है वो पोल्यूटेड हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी सुमोटो लिया था। फिर जस्टिस संदीप मेहता जी की कमेटी अपॉइंट हुई थी, उस कमेटी ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं राज्य सरकार को कि आप हाँ भाई इसमें यहाँ पे आपको पोल्यूशन कम करना है, जो इंडस्ट्रीज हैं अराउंड आसपास के सराउंडिंग जो है उनमें जो इन्फ्लुएंट है उसको ट्रीटमेंट करके आप आने दीजिए या इसमें आने नहीं दीजिए, ताकि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, ऑर्गेनिजम्स है रिवर में, वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो एक इसी तरह का मैटर है ये नेशनल जो चंबल सेंचुरी है, आपने देखा है जो घड़ियाल के लिए फेमस है। तो उस चंबल सेंचुरी में जो सैंड माइनिंग होती है, जनरली माइनिंग के लिए सरकार कॉन्ट्रैक्ट इशू करती है, लीज देती है, लीज पे कि भाई वहां पे कौन कौन माइनिंग कर सकता है और किस अमाउंट में कर सकता है। लेकिन जो इंसान जो इकोनॉमिक ह्यूमन बीइंग है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो लिमिट होती है उसके अलावा भी गैर कानूनी तरीके से, यानी बिना सरकार की परमिशन लिए और बिन वहां से जो माइनिंग है यानी सिंपली बजरी निकाल लेते हैं सैंड से, तो उससे क्या होगा, उसका जो एनवायरनमेंट होगा उस शिप का इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। तो उन सब को कंसर्न लेके सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी था और उन डायरेक्शन की स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लायंस नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है कि आप हमारी को सीरियस नहीं ले रहे हो, आप हमारे ऑर्डर्स की पालना नहीं कर रहे हो, तो आपको हमारे सामने पर्सनली अपीयर होना होगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या जवाब देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी पार्टी बनाया है। ये एक अभी रिसेंट में आपने न्यूज सुनी होगी कि अभी मद्रास यानी तमिलनाडु के एक लोअर कोर्ट ने, सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया था कि लगभग 20 से मोर देन 20 पुलिसमैन थे, उनको कस्टोडियल डेथ, एक बाप और बेटे की डेथ हुई थी कस्टोडियल, उस कस्टोडियल डेथ के लिए उनको, गुड मॉर्निंग अंजलि जी, हाँ, जो कस्टोडियल मतलब कस्टोडियल का डेथ मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी क्राइम करते हो या पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि 2 लोग लड़ रहे हैं या न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो पुलिस आपको अरेस्ट करती है। तो पुलिस अरेस्ट करने के बाद में आपको हवालात में, मतलब जो एक उनकी, आप अगर कोई किसी ने पुलिस स्टेशन गए हो तो एक रूम होता है छोटा सा जिसमें वो बार लगी होती है, आयरन बार, तो हवालात में बंद करते हैं। फिल्में आप सब देखते हो तो फिल्मों में उस हवालात में बंद रखते हैं। तो आप अभी पुलिस की कस्टडी में हो। अब पुलिस में कस्टडी के दौरान अगर आपके साथ आपकी डेथ हो जाए तो उस डेथ को अपन बोलते हैं कस्टोडियल डेथ, क्योंकि आप पुलिस की सुरक्षा में हो। पुलिस की सुरक्षा में रहते हुए आपकी डेथ कैसे हो सकती है,
तो अगर डेथ हुई है तो उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है या पुलिस की वजह से हुई है तो वो कस्टोडियल डेथ माना जाएगा। और कस्टोडियल डेथ के लिए अभी रिसेंट में जस्ट आपने सुना कि कोरोना के टाइम पे एक फादर और सन थे, उनको तमिलनाडु के किसी पुलिस स्टेशन में ला के पुलिस वालों ने पीटा और इतना ज़्यादा पीटा कि उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में केस हुआ, पुलिस एफआईआर लॉन्च हुई मर्डर होने के बाद में। उसमें 26 जो पुलिस वाले हैं, उन लगभग 20 से ज़्यादा पुलिस वाले हैं, उनको पनिशमेंट किया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। हालांकि अभी उनके राइट्स हैं, वो हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बहुत सारे अपील्स वो लीगल अवेलेबिलिटी है उनके पास रेमेडी। लेकिन इन सब में ये जो है ये चिंता का सबक है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि पुलिस स्टेशन सबसे सेफ प्लेस है, वहां पे आपकी जान सेफ रहेगी। लेकिन पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं, आपने मूवी में देखा है 3rd डिग्री टॉर्चर होता है, बहुत सारे होते हैं, क्राइम पेट्रोल में भी कई सीरियल ऐसे आते हैं। तो ये काफी चिंताजनक है। और ये झारखंड के मामले में अभी झारखंड हाईकोर्ट ने भी कस्टोडियल डेथ के मैटर को लेके काफी सीरियस सरकार को वार्निंग दी है कि लगभग 427 कस्टोडियल डेथ हो चुकी है अकेले झारखंड में। ये काफी चिंताजनक है, सभी जगह होती है कस्टोडियल डेथ। तो जनरली जो कस्टोडियल डेथ होती है उसके लिए लीगल प्रोविजन है कि जो पुलिस वाले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लिए क्या पनिशमेंट है। तो उसमें पनिशमेंट पहले तो अपने जो मैंने कल आपको बताया था कि जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स, उन क्रिमिनल मैटर्स में पहले यानी कि आज की डेट में तो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसको कवर करता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे होगी, क्रिमिनल ट्रायल कैसे होगा, एविडेंस क्या होंगे, और उसके अलावा विटनेस कौन से विटनेस क्रेडिबल माने जाएंगे, क्या होगा। ये सारी प्रोसेस है वो आपके क्रिमिनल मैटर्स में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में होती है। और कौन से मैटर क्रिमिनल मैटर है, कौन सा अपराध है, वो आपके आज की डेट में किस में है, भारतीय न्याय संहिता में है, जो जुलाई 2023 के बाद में इंप्लीमेंट किए गए। ठीक है, ये इससे पहले क्या था, इंडिया में एक जो क्रिमिनल प्रोसीजर था कि क्रिमिनल मैटर्स में कोर्ट कैसे सुनवाई करेगा, किसको कैसे बुलाएगा, उन सब के बारे में प्रोविजन थे आपके CRPC 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भारत सरकार ने पार्लियामेंट ने संशोधन किया था 2006 में संशोधन करके इसमें एक प्रोविजन मेंशन किया उन्होंने 16761A, जो कस्टोडियल डेथ इसमें है। कस्टोडियल डेथ के मैटर में क्रिमिनल प्रोसीजर को गवर्न करता है कि कस्टोडियल मैटर होंगे तो FIR होगी, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो जनरली कस्टोडियल डेथ्स होती है उनमें कोई पुलिस, जनरली जो भी क्राइम होते हैं आप FIR कराते हो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन कस्टोडियल डेथ के मैटर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है, वो आपका इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर उसके चार्जशीट फाइल करता है, अगर पाया जाता है ऑफेंस, नहीं पाया जाता तो वो FIR फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो भी करेगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब जो जुडिशियल आर्म होती है स्टेट की, उसके लोग होंगे जैसे। ठीक है, ये 2000 पहले से इसमें था CRPC में, लेकिन जुलाई 2023 के बाद में आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें भी एक सेक्शन है 196(2) उस सेक्शन में भी ये मेंशन है कि जो कस्टोडियल डेथ होगी उनके मैटर में जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। और आप इसमें कई मैटर्स में उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इन्वेस्टिगेशन करवाई है। तो इस बात पे फटकार लगाते हुए सरकार ने, झारखंड हाईकोर्ट ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने के डायरेक्शन दिए हैं। और अभी जो आपको चल रहा है, लगभग जो स्टेट जहां जहां इलेक्शन हुए हैं वहां आपने सुना है कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और रिवीजन किसका किया जाता है, ये जो इलेक्टर रोल्स है, यानी आपकी जो निर्वाचक नामावली है ना, इलेक्टोरल रोल्स, उसमें क्या होता है कि जनरली जैसे कि अब लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं
और जैसे कुछ लड़कियां होती हैं उनकी शादी हो जाती है तो उनका चेंज हो जाता है एड्रेस, तो ऐसे वो क्या होते हैं जनरली कि अपने जो बर्थ प्लेस है वहाँ के भी वोटर रहते हैं और जहाँ उनकी शादी हुई है वहाँ के भी वोटर हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो दो दो जगह वोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर दो अलग अलग जगह टाइम पे वोटिंग करवाए जाए तो इससे क्या होगा, जो आपके इलेक्शन है, हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें पावर ट्रांसफर होती है पीसफुल मैनर में, वो डिस्टर्ब होगी। फेयर एंड जो इलेक्शन है, फेयर के और अनबाइस्ड इलेक्शन उसके प्रोविजंस के अगेंस्ट है। तो इन सब चीजों को कंसर्न करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है जनरली हर साल क्या करता है, समरी रिवीजन करता है। समरी रिवीजन के तहत वो यानी कि जिनकी डेथ हो गई उनके नाम हटा देता है, जिनका एड्रेस चेंज हो गया उनका नाम ऐड कर देता है, या दूसरी चीज जिनकी मैरिज हो गई या जिनके दो जगह हैं उनमें से एक जगह को हटा देता है उनका वोटर नाम। ठीक है, तो इसमें जो भी है आपके ये जनरली होता है। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे बिहार इलेक्शन हुआ 2025 से, इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन है अपना, जो 3 मेंबर इलेक्शन बॉडी है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया, ये ऑर्डर जारी किया कि अब हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे पूरे भारत में। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मेन पर्पज ये साइड किया गया कि हमारे देश की जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उस इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का राइट और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। जैसा कि काफी टाइम से आप पॉलिटिकल जब देखते हो तो, गुड मॉर्निंग सरू जी, तो जो आप सुनते हैं कि बांग्लादेशी बहुत ज्यादा है, हम बांग्लादेशियों को निकालेंगे इंडिया से, जब बिहार का चाहे एसआईआर हुआ तब भी इलेक्शन कमिश्नर और जो भाजपा है या दूसरे जो सपोर्ट करते हैं उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेशियों को निकालना चाहते हैं। रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो भारत की इलेक्टोरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे संविधान ने हमें पावर दी है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो भी इलेक्टोरल रोल्स में आ चुके हैं, तो उनको हटाने के लिए हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो लास्ट टाइम हुआ था 2002 में हुआ था, तो जनरली जो 2002 तक के हैं उनके तो डिस्टर्ब करेंगे नहीं, और उनके बाद में 2002 के बाद में जो इलेक्टोरल रोल में हम सभी जो 18 से अबव होते हैं या मैं या आप सब जब 2002 के बाद में हुए हैं, तो अभी हम सबको प्रूफ फिर से देना पड़ रहा है कि हम इंडियन सिटीजन है कि नहीं है। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, फिर पहले आधार को इंक्लूड नहीं किया था तो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर गए, फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आधार पहचान के लिए है, और तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इलेक्टोरल रोल में आप आधार के बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हो। आपने इसमें जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उनमें से कोई भी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं करता एक्सेप्ट पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट। आपने बैंक पासबुक को भी कहा है, बहुत सारे अलग अलग लैंड प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होती, तो आप अब आधार को भी आप इंक्लूड कीजिए एसआईआर पर्पज के लिए। लेकिन एसआईआर पर्पज का जो मेन पर्पज है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि इंडिया की इलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही जो सिटीजन है वो पार्टिसिपेट करे। तो हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिटेल में टॉपिक लाएंगे, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ब्रीफ में जो इलेक्शन कमीशन की पावर है और फंक्शंस है वो किस में है, आर्टिकल 324 में है। इसी आर्टिकल 324 में इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को उनकी पोस्ट से हटाने की भी प्रोविजन है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। और जो स्पेशल यानी समरी रिवीजन करने का जो पर्पज है वो आपके हमारे इस आर्टिकल के तहत भी, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्टोरल रोल तैयार करने का राइट है, तो सुपरिंटेंडेंस करने का राइट है इलेक्शंस को, तो इसी के रेफरेंस में वो इलेक्टोरल रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी करती है। अब इलेक्शन कमीशन को सिटीजनशिप चेक करने का राइट है कि नहीं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट रिजर्व कर रखा है। उसके जजमेंट जनवरी में कर लिया था, अब वो कब आता है उसका जजमेंट तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी की स्टेटस ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको सिटीजनशिप जांचने का राइट नहीं है। सिटीजनशिप जांच करने का जो राइट है जिसके लिए अथॉराइज है सिर्फ होम मिनिस्ट्री है, अभी तक का ये है लॉ। अब सुप्रीम कोर्ट कोई नई लॉ इंटरप्रेट करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉराइज है किसी भी लीगल वर्ड्स को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड को इंटरप्रेट करने का कि इसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा मैंने कल भी बताए थे आपको दो रूल, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, इसमें भी एसआईआर का जो
समरी रिवीजन होता है उसका प्रोविजन है। इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करने का एक इलेक्शन कंडक्ट रूल्स है, इलेक्शन कंडक्ट रूल्स 1960। तो इन तीनों में आपको इलेक्शन कमिश्नर को ये पावर है कि वो टाइम टू टाइम इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करेगा, मॉडिफाइड करेगा। ठीक है, ये पूरी पावर इनसे होती है, तो ये आपको याद रखना है। मैंने पहले कल भी बताया था, अब भी। ठीक है, तो अभी पहले जो 10 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में हो चुकी है एसआईआर, जिसमें जहां जहां भी रिसेंटली इलेक्शन हुए, जैसे बिहार हो गया आपका, अभी रिसेंटली जैसे 4 स्टेट हुए ना, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, पुडुचेरी हो गया, और इसके अलावा अपने राजस्थान में भी हो गया। आप सबने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म दिए हैं भर के, अपने राजस्थान में भी एसआईआर हो चुका है ड्राफ्ट। अब इस एसआईआर की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा, तो क्या अगर ऐसा लगा कि इसमें जो लगभग एसआईआर की वजह से लगभग अभी तक जो हुए हैं 10 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, वहां के जो इलेक्टर रोल में जितने भी लोग शामिल थे उनमें से लगभग 5,58,00,000 लोगों को डिलीट किया गया है। 5,58,00,000 लोग डिलीट हुए हैं, यानी कि वो इंडियन सिटीजन नहीं थे इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस में देखा जाए, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर होने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करवा पाई। इसलिए लगभग 5.58 करोड़ जो टोटल अपने इलेक्टर रजिस्टर्ड इलेक्टर्स है उसका लगभग 9.55% है। कितना है? 9.5% है जो डिलीट हुए ना। एसआईआर अभी 10 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में कंक्लूड होगी, कंप्लीट होगी। उनमें जितने भी जो एक्सक्लूड किए गए हैं वो लगभग टोटल वोटर्स का 10% है। और आपको पता है कि बहुत सारे इलेक्शन रिजल्ट में मार्जिन 1% या कहीं कहीं तो 1 वोट से भी हुआ है। अभी अपन रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में जो डीएमके और टीवीके का एक जो कैंडिडेट था वो 1 वोट से जीता था। फिर उसको लेके मद्रास हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया था कि आप जो टीवीके का जो जीता हुआ कैंडिडेट है, जो एमएलए है, वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऑर्डर के ऊपर स्टे कर दिया। तो यानी कि अब वो टीवीके का जो भी कैंडिडेट है जीता हुआ, वो जो आपकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग में भाग लेने के लिए आपको पता है कि उसको शपथ लेनी पड़ती है। तो ये बहुत फुल इम्पैक्टफुल होता है, इलेक्शन रिजल्ट को काफी हद तक प्रभावित करता है। ये ब्रिक्स मीट मैंने आपको बताया, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट है अभी, क्योंकि इस साल का जो ब्रिक्स समिट है अपने भारत में होने जा रहा है। ब्रिक्स में मैंने आपको पहले बताया था, इनिशियल स्टेज 2009 में इसका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ वो आपका हुआ है रूस के येकाटेरिनबर्ग में 2009 में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, और 2024 से इसमें ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, इजिप्ट है, इथोपिया है, इंडोनेशिया भी हो गया। अर्जेंटीना ने पहले शामिल होने के लिए बात की थी लेकिन उसमें बाद में मना कर दिया, वो उसके अलग कंसर्न है ब्रिक्स। बाकी ब्रिक्स के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पीएम सर हैं, पीएम मोदी जी हैं, वो अभी 4 यूरोपीय देश और 1 यूएई में आपकी इनकी ट्रिप है, अभी वहाँ विजिट करने जा रहे हैं। और इस विजिट में बेसिकली वो मैंने आपको पहले बता दिया कौन से 5 देश हैं, इन देशों के नाम आप याद रख सकते हैं, पर्पज क्या है। यूएई में तो अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसके मद्देनजर वो विजिट कर रहे हैं, ताकि हमारी जो यूएसी है, हमने पहले 2018 में मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कल के न्यूज एनालिसिस में कि हमने क्या कर रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था स्ट्रेटेजिक रिजर्व पेट्रोलियम रिजर्व स्टेब्लिश करने का, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज होती है जहां पे अपन क्रूड ऑयल को स्टोर करके रखते हैं, नेचुरल गैस को स्टोर करके रखते हैं। तो वहां पे अबू धाबी में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का, ताकि हम जो क्रिटिकल टाइम्स होते हैं या हमारे जो हार्ड शिप्स होती हैं, जैसे अभी सिचुएशन में देखें तो अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी होती, स्टोरेज फैसिलिटी, तो हमें पेट्रोल प्राइस हाइक नहीं होते और हमारी इकोनॉमिक जो रेट है वो भी, जो ग्रोथ रेट है वो स्लो नहीं होती। तो इन सब मुद्दों में वो यूएई का विजिट का पर्पस तो है उनको, जो अभी यूएई जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, ईरान और इजराइल के बीच की वॉर है, लेकिन इसमें इन सब के जो मिडिल ईस्ट के दूसरे देश हैं उनमें यूएई भी काफी प्रभावित हुआ है। यूएई के सिटीजन्स की डेथ हुई है, हमारे 2 इंडियन सिटीजन्स की भी डेथ हुई है इसमें, जिसपे इंडिया ने काफी उनको कंडेम किया है और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रेज किया है। और दूसरे जो यूरोपियन कंट्री हैं, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी नॉर्वे की है, जहाँ पे इंडिया नॉर्डिक समिट हो रहा है, तीसरा इंडिया नॉर्डिक
नॉर्डिक का मतलब ही कुछ नॉर्डिक कंट्रीज होती है, जैसे डेनमार्क है, डेनमार्क हुआ आपका, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। इनको जो फिनलैंड, नॉर्वे, इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं, कि जो पेनिनसुला है वो स्कैंडिनेविया है इसके बेसिस पे। तो इंडिया नॉर्डिक जो समिट होगा थर्ड, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे वहां पे। तो जो ये इसमें हम जो ये कंट्रीज हैं आपकी नॉर्डिक कंट्रीज, जिनमें फिनलैंड है आपका, नॉर्वे है, स्वीडन है और डेनमार्क है, आइसलैंड है, अटलांटिक ओशन में कंट्री है ना आइसलैंड, ठीक है। तो ये सब जो हैं, ये सब कंट्रीज हैं, ये टेक्नोलॉजी में, जैसे नॉर्वे है आपका ब्लू इकोनॉमी में काफ़ी एडवांस है तो इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, और स्वीडन है आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है। इसके अलावा डेनमार्क है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में है, जिससे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट होगा और हम ज़्यादा इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में अट्रैक्ट कर सके। तो इन सभी कंसर्न को देखते हुए अभी ये पीएम सर की जो यूरोप विजिट है, इसमें हालांकि वो इटली भी जाएंगे, तो जो विजिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ताकि बाहर जो आने वाले अभी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ट्रम्प सर का पूरा प्रेडिक्शन नहीं होता, वो कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं, और अभी चाइना और यूएस के बीच में भी काफ़ी नज़दीकियां बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए पीएम मोदी सर की ये विजिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी भारत और यूरोप के संबंध में, ट्रेड में, अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। तो इन सब मुद्दों के ऊपर है। तो अभी दूसरा चीज़ कि भारत ने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ भी क्या कर लिया, ये सभी कंट्री जनरली यूरोपियन यूनियन के भाग है, और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, कंक्लूड हुई है। हालांकि उसकी जर्नी यूरोपियन पार्लियामेंट से वो उसको असेंट कराना पड़ेगा, वो मैटर अलग है। तो इसके अलावा इसमें यूरोपियन ट्रेड फ्री ट्रेड एसोसिएशन में भी है, उसके कंट्री आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है, वो भी अपना अक्टूबर 2025 से क्या इफेक्ट में आ गया, ठीक है। अभी हमारा जो ग्रोथ है यूएस ट्रेड वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के साथ वो बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट और बदलते वैश्विक जो ऑर्डर है, रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, उनके मद्देनज़र ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसमें नीदरलैंड भी जाएंगे, दी हैग में। ये प्रधानमंत्री की पीएम सर की 2017 के बाद सेकंड विजिट है। उसके बाद में 18-19 को ये लगभग जो प्राइम मिनिस्टर सर की पहली विजिट है नॉर्वे की, और किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की 43 ईयर्स के बाद नॉर्वे की पहली विजिट है। इसमें डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन में हम नॉर्वे से अच्छे रिलेशन बनाएंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होगा, जैसा भी कुछ जो भी कोई इसकी अपडेट आती है अपने पास, जो भी उन सब के बारे में। और फिर ये 19 और 20 मई को आपके इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी जी, उनके इनविटेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे उनसे भी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में डिटेल करेंगे, और बदलते वैश्विक परिदृश्य में ग्लोबल ऑर्डर है उसके बारे में, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं या एनर्जी चैलेंजेस हैं, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। इनके डिस्कशंस की जो भी कोई भी बाद में समरी रिजल्ट पीआईबी जारी करता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो हम उनके बारे में डिटेल में और स्टडी करेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हुए उनके साथ। जैसे अभी आपने देखा था ना कि हमारे जो वियतनाम के प्रेसिडेंट थे वो इंडिया आए थे लो टाइम, और उनके वियतनाम और भारत के बीच में लगभग 13 एग्रीमेंट हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिनमें बेसिकली आपकी रेयर अर्थ मिनरल्स को होती है, मेरीन को लेके है, डिफेंस को लेके है, सिक्योरिटी को है, डिजिटल पेमेंट्स को लेकर है, ऐसे बहुत सारे, हेल्थ को लेकर हैं, ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट, लगभग कुल मिला के 13 एग्रीमेंट हुए। तो इटली, अब इसमें एक वर्ड आया है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो IMEEC है। जनरली आपको पता है कि जो 2023 में हमारा G20 को हमने अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंटशिप, तो उस दौरान G20 के जो सम्मेलन के दौरान भारत और जो UAE, फ्रांस, इटली, इन सभी देशों ने जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए एक जो सप्लाई डिसरप्शन ना हो वर्ल्ड में, क्योंकि साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना अपने असेटनेस प्रेजेंट करता है कि यहाँ से आपको पास होना है तो मुझे जो पेमेंट करना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र 2023 में ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हुआ था, जिसमें पैसेज था
सी रूट भी है, रेलवे रूट भी नेटवर्क है। इसमें अरब सागर के थ्रू आप जैसे यूएई के पोर्ट तक जाएंगे, फिर यूएई के पोर्ट से हम यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक रेल नेटवर्क के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी गुड्स। और उसके बाद में वहाँ पे इक्वेटर जो मेडिटेरियन सी है हाइफा पोर्ट से, उससे यूरोप में चीज़ों जो है ये रूट पास होगा, जिससे गुड्स और जो सर्विस जो पीपल है वो मूव कर सकते हैं। तो ये दूसरे जो ग्लोबल जो सप्लाई डिस्टर्ब ना हो, जैसे अभी हार्मुज स्ट्रेट की वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रहा है ऑयल और नेचुरल गैस का, जिसकी वजह से प्राइस हाइक हो रहे हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट, ये नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। हालांकि अक्टूबर 2023 में हमास ने फिर इजराइल पे हमला किया, तो उसके बाद में ये सिचुएशन चेंज होगी। उसके बाद में गजा में युद्ध चल ही रहा है, गजा में हमला कर रहा है इजराइल, और काफ़ी लोग डिस्प्लेस हुए हैं जो इजिप्ट में और दूसरी कंट्रीज में उनने शेल्टर ले रखा है। तो ये अब इसलिए फुलफिल नहीं हो पाए जो हमने टारगेट सेट किए थे। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन जो अलग सप्लाई चेन, जो ट्रेड रूट था, सप्लाई रूट था, वो फुलफिल नहीं हो पाया है। इसमें जैसे भी कोई अपडेट होगी तो इसी मुद्दे के ऊपर भी वो वहाँ की जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी जी हैं पीएम, उनसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। द हेग नीदरलैंड में आपको पता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वहीं पे है, और इंटरनेशनल कोर्ट जो यूएन की स्पेशल एजेंसी, यूएन का एक पार्ट है, ऑर्गन है, वो भी वहीं पे है नीदरलैंड में। बहुत सारे हैं द हेग। ये सीएम सर के बारे में जो मैंने पहले बता दिया, सीएम सर बनेंगे। ये अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जो अभी ये वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, नहीं ये खबर मैं स्किप कर गया। हाँ, अभी मैंने कल आपको बोला था कि अभी जो है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरिक सिंड्रोम एक डिजीज होती है फीमेल्स के, जनरली यूट्रस से कंसिडर किया जाता है कि ओवरी होती है, जो फीमेल का यूट्रस होता है उसमें ये फैलोपियन ट्यूब होती है और ये ओवरी होती है। तो इस ओवरी के जो दौरान होता है ओव्यूलेशन होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फीमेल्स के अंदर लगभग 28 डेज का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में क्या होता है, हर पीरियड के दौरान जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें वो जो फैलोपियंस होती हैं फॉलिकल्स बनते हैं ओवरी में, और वो बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं। फिर बाद में उनमें से सारे फॉलिकल्स में से वो सब मिलके किसी एक बड़ा फॉलिकल ग्रोथ करता है, और बाकी के जो दूसरे फॉलिकल्स होते हैं वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाते हैं, यानी खत्म, उसमें अपीयर नहीं होते। और जो फिर उससे वो क्या करते हैं फॉलिकल्स, जो एक डोमिनेंट फॉलिकल है वो ओव्यूलेशन यानी एग प्रोड्यूस करता है, और एग प्रोड्यूस होने के बाद में फैलोपियन ट्यूब में आपकी जनरली जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो जिससे क्या होती है आपकी कंसीव होती फीमेल्स वो लोग। तो इस केस में क्या होता है, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, इस केस में ये होता है कि जो फॉलिकल्स हैं आपकी, जो डोमिनेंट फॉलिकल एक नहीं बन पाता, और जो दूसरे फॉलिकल्स रह गए हैं वो रिग्रेस नहीं हो पाते, यानी खत्म नहीं हो पाते, वो प्रेजेंट रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप सोनोग्राफी से देखोगे तो ओवरी में ऐसे सिस्ट लाइक ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, पानी की भरी हुई को, जैसे पत्थर की कोई पीसे जो पानी से भरे हुए हो, ओवरी से ये दिखता है। तो जनरली पहले इसको सिर्फ कंसर्न किया गया था सिर्फ और सिर्फ आपके ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए, लेकिन आजकल इसका नाम चेंज कर दिया, जिसको PMOS किया। मैंने आपको पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया है कि इसका है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरी सिंड्रोम। पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरी सिंड्रोम। पहले जो PCOS था, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसका नाम बदल के अब पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरी सिंड्रोम बोला गया है। तो पहले क्योंकि ये जो है आपका PCOS जो से यूट्रस में आपके ये ओवरी में जो सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर यानी वाटर फील्ड स्ट्रक्चर होती हैं, इसकी वजह से आपकी ओवरी या इनफर्टिलिटी कोई कंसर्न नहीं करता। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स है उनको भी अफेक्ट करता है। इससे ओबेसिटी भी होती है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है, ज़्यादा बढ़ती है, जैसे चेहरे पे बाल आ जाते हैं फीमेल्स के, और दूसरी जगह ग्रोथ
बढ़ती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें ये आपके एड्रेनल ग्लैंड से जो सीक्रेशन होता है उनको भी डिस्टर्ब करता है, तो इसीलिए इसको थायराइड को भी अफेक्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस और एनर्जी एसिमिलेशन प्रोसेस डिस्टर्ब होती है। तो इन सभी के मद्देनज़र इसको कि हमको इसको ब्रॉडर लेवल पे लेना है, जो डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये किया कि ताकि हम इसको जल्दी अर्ली स्टेज पे ही इसको रोक सकें इसकी बीमारी को। इससे लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। तो बहुत जो ये सिस्टिक जो ओवरी में जो सिस्ट बनते हैं ये पूरी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसका स्कोप बड़ा होना चाहिए ताकि हम इसके बेसिस पे बेटर ट्रीटमेंट दे सके, बेटर डायग्नोसिस कर सके। पहले मैंने इसके डिटेल में बता दिया है, इसलिए इसमें और ज़्यादा नहीं अपन डिस्कस करेंगे। ये इंडिया नीड्स टू विन बैक फॉरेन इन्वेस्टर्स, इसके लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, अभी आपने पहले इनिशियल जो अपना टॉपिक था उसमें डिस्कस किया था कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं या कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेनर्स, जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इंडिया के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया। और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो इंडियंस को कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं बिजनेस के लिए। तो अभी जो यूएस फेडरल की जो पॉलिसी रेट में हाइक हुआ है 4 से 4.5% के है, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो इंडियन मार्केट से अपने पैसा निकाल रहे हैं और जो यूएस है वहाँ के ट्रेजरी बिल्स में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उनको परचेज कर रहे हैं। क्यों? वहाँ पे सेफ रिटर्न होता है। दूसरा, वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से, क्योंकि हमारी ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, और जो सेरेमिक इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी जो टाइल्स बनाते हैं, आपने जैसे मोरबी का नाम सुना है गुजरात में, तो उन सब इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है अब, और जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज है उनमें भी नेचुरल गैस की यूज होती है। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स के जो फीड स्टॉक होते हैं वो भी हम कुवैत, कतर, इन्हीं देशों से खरीदते हैं। जो फर्टिलाइजर्स के इंफॉर्मेशन के लिए जैसे अमोनिया हो गया, नेप्था हो गया, ये भी वहीं से आता है थोड़ा। तो उसकी वजह से हमारा जो है, गुड मॉर्निंग भाई तोसेंदर जी, तो उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज की सप्लाई डिसरप्शन हो गया रॉ मटेरियल की, तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, इंडस्ट्री बंद है, अपनी पूरी कैपेसिटी से फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो जिन लोगों ने अपना इन्वेस्ट कर रखा या पेमेंट उनको प्रॉपर अमाउंट में रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो इन सब चीज़ों के कंसर्न को देखते हुए भारत सरकार ने अभी पीएम सर भी जा रहे हैं यूरोप, वहाँ से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा ये एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं आपके, ये एडिटोरियल आपकी मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प के लिए है। इसमें इन्होंने कुछ 3 सजेशन दिए हैं। एक तो इन्होंने सजेशन दिया है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, आपके इन्होंने 3 सजेशन प्रोवाइड करवाए हैं गवर्नमेंट को। तो इन्होंने बोला है कि जो एफडीआई है, अपन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके जनरली इंडिया में आने के 2 रूट होते हैं। एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें ज़्यादा परमिशन, एक होता है गवर्नमेंट रूट जिसमें सरकार की परमिशन लेके आपके प्रोजेक्ट असेसमेंट होके उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऑटोमेटिक रूट्स में आपकी ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती, आप सीधा ही इन्वेस्ट कर सकते हो इंडियन प्रोजेक्ट्स में। तो इन्होंने ये कहा है कि जो सरकार को है, ज़्यादातर जो एफडीआई आती है यानी फॉरेनर्स हैं अपने यहाँ डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, अपने प्लांट्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें या टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए मैक्सिमम जो एफडीआई का रूट हो वह आपका ऑटोमेटिक होना चाहिए। और इसके अलावा जो इंडियन नेबर्स हैं उनके लिए भी अभी भारत सरकार ने बढ़ाई है, 10% से कम इन्वेस्टमेंट के लिए ऑटोमेटिक रूट है, उसको बढ़ाना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, हमारे पास कैपिटल ज़्यादा या टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी आए, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो बड़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो हम हायर अमाउंट में एक्सपोर्ट करेंगे, हायर अमाउंट में हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास हायर अमाउंट में हम डॉलर गेन करेंगे। तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, क्या हमारे पास जो हमारी इंपोर्ट को करने के लिए जो फॉरेन करेंसी है वो सफिशिएंट में अमाउंट में होगी। क्योंकि अभी रिसेंटली जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ उसके बाद में हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो लगभग $38 बिलियन गिर चुका है काफी लंबे समय से। ये चिंता का विषय बना हुआ है। तो इन्होंने 2-3 सजेशन दिए हैं। एक सजेशन तो इन्होंने ये दिया है आपको, ये मैंने बता दिया। दूसरा सजेशन इन्होंने दिया कि इंडिया को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप ज़्यादा है कई चीज़ों में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आप आसान सा मतलब समझते हो, किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आपको कहीं इंडस्ट्री लगानी है राजस्थान की बीकानेर में, तो आपको रोड बनानी पड़ेगी, वहाँ पे दूसरी फैसिलिटी अकोमोडेशन की, ये जो फैसिलिटीज़ हैं, एनर्जी सप्लाई फैसिलिटीज़ हैं, ये आपका सब इंफ्रास्ट्रक्चर के
फॉर्म में आता है, और ये सब आपका अच्छा होना चाहिए ताकि दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है। इसके अलावा जो इंडिया में बिजनेस करना काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, और कुछ जुडिशियल रिफॉर्म भी करने हैं ताकि जो आपके कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी फास्ट ट्रैक सुनवाई हो सके, कॉमर्शियल डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो सके। अभी जैसे मैंने एक बार पहले आपको बताया था न्यूज़ में कि अभी जो नायरा एनर्जी है, रूस और इंडिया की जॉइंट वेंचर है, उसका माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बंद कर दी थी। तो हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको जल्दी सुना और उसकी सुनवाई हुई। तो इन्हीं से जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट हैं उनमें जुडिशियल रिफॉर्म भी होना चाहिए, फास्ट ट्रैक सुनवाई होनी चाहिए, जल्दी डिसीजन आने चाहिए जुडिशियल मैटर्स के ऊपर। तो ये सब चीज़ें आपके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगी। इसके अलावा जो इसमें फॉरेन करेंसी होता है, नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट्स होते हैं, इसमें एक टर्म यूज हुई है, उसमें हमें जो है अभी शुरू में अपन ने डिस्कस कर लिया है कि जो उनके ऊपर रिटर्न होता है, FCNR बॉन्ड्स होते हैं, जो फॉरेन जो नेशनल्स होते हैं या नॉन रेजिडेंट इंडियन है, यानी कि जो इंडिया में लगभग एक साल में 182 डेज से कम रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, हालांकि वो इंडियन सिटीजन होते हैं। तो जो NI नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो अपना जो फॉरेन करेंसी में हमारे इंडियन बैंक्स में जो डिपॉजिट रखते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करते हैं, उन गवर्नमेंट परचेज के ऊपर हमें जो विथहोल्डिंग टैक्स है वो हमें कम करना चाहिए, जो अपन शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेन करेंसी, ये FCR है ना, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी आपका नॉन रेजिडेंट अब यहाँ पे अपन बॉन्ड है तो ये बॉन्ड्स कर लो, और बैंक अकाउंट हो तो बैंक अकाउंट्स हो गए, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा भारत सरकार को, इसमें जुडिशियल रिफॉर्म को भी कहा गया है कि जुडिशियल रिफॉर्म अच्छा होना चाहिए, फास्ट ट्रैक आपकी कॉमर्शियल कोर्ट्स सुनवाई करे, क्योंकि थोड़े दिनों में डिसीजन हो जाए। एक ये कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है आपको। तो जो अभी की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से भारतीय इकोनॉमी में जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है, उन सब डिस्टरबेंस को एड्रेस करने के लिए आप सबको इस प्रोसेस को, जो ये रिफॉर्म सुझाए गए हैं, इनको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक दूसरा अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको डिस्कस किया था ये एक टॉपिक है जो जनरली आपके इसमें इंडियन एक्सप्रेस का ये टॉपिक होता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। एक किसी टॉपिक से एग्री करते हैं, दूसरा उससे डिसएग्री करते हैं, यानी कि ये मीनिंगफुल आपके डिस्कशंस के लिए और आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करता है। तो इस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। अभी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली थोड़े दिनों पहले एक जजमेंट आया था, मैंने पहले शायद किसी वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है कि एक माइनर रेप सर्वाइवर गर्ल थी, माइनर रेप सर्वाइवर, यानी कि उसका किसी ने रेप किया था, रेप इज ए हाइनिस क्राइम है, रेप किया था, फिर उस रेप की वजह से उसको मतलब वो कंसीव हो गई थी, तो उसके पेट में बच्चा हो गया, और वो उस टाइम पे बाद में पता नहीं चला, और उसका जो था ये जो बच्चे का जो गर्भ था, वो मतलब बच्चे की जो एम्ब्रियो था वो 32 वीक का था। तो 32 वीक के फिर वो अबॉर्शन के लिए गई पहले, फिर डॉक्टर ने अबॉर्शन नहीं किया, क्योंकि हमारे जो अभी अबॉर्शन के लिए वैसे पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है, MPT एक्ट है, मैटरनल हाँ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है आपका MPT, मैटरनल टर्मिनेंस ऑफ, ये एक्ट है आपके 2021 का। ये पहले इस एक्ट में 2021 में संशोधन किया गया था, हालांकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ये। क्या नाम है इसका? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट
अभी ये 2021 में इसमें संशोधन हुआ था, ये पहले का एक्ट है। तो इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का मीन्स है कि जैसे कोई अनवांटेड चाइल्ड, मतलब जो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, वो मेडिकल हेल्प से अपने जो बच्चे हैं उसको अबॉर्ट करा सकते हैं। आप आसान भाषा में इसको अबॉर्शन होता है, लेकिन ये किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की देखरेख में होता है। तो इस केस में क्या होता है, पहले 20 सप्ताह तक का था कि अगर किसी का जो 20 सप्ताह तक यानी 20 वीक का आपका एम्ब्रियो है तो उसको किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की एडवाइस पे क्या उसको अबॉर्ट किया जा सकता है। 20 से ज़्यादा हो 24 तक का तो उसको 2 मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होंगे उनके सर्टिफिकेशन के बाद ही उसको अबॉर्ट कराया जा सकते हैं। क्योंकि जो अबॉर्शन की वजह से जो इलीगल अबॉर्शंस होते हैं, जनरली जो नर्सिंग कंपाउंडर ये भी कई आप गाँव में अबॉर्शन करा देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी डेथें हुई थी, कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो उन सबको एड्रेस करते हुए भारत सरकार ने बोला कि ये कानून में संशोधन किया 2021 में कि इसमें आपको अगर 20 सप्ताह तक करना है तो सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस चाहिए, और 20 से 24 के बीच का है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की आपकी रिकमेंडेशन पे ही आपका अबॉर्शन किया जाएगा। और उससे ज़्यादा के लिए इस कानून में कोई प्रोविज़न नहीं है, यानी कि 24 वीक से ज़्यादा होगा तो वो इस पे उसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं था। तो उस केस में ये बच्ची है जो रेप सर्वाइवर थी, वो बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये जो मेंटल एगोनी होती है उसको मेंटल डिस्टर्ब रहती, क्योंकि वो उसके रेप की वजह से कंसीव हो गई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आई किसी एनजीओ के थ्रू, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको एम्स हॉस्पिटल को ऑर्डर दिया कि भाई आप इसका अबॉर्शन कराइए। तो एम्स को डॉक्टर्स ने उनका अबॉर्शन नहीं करवाया उन्होंने, क्योंकि जो उसका एम्ब्रियो था वो 32 वीक के अराउंड था, और उसमें जो बच्चे के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो चुके थे एम्ब्रियो में। तो डॉक्टर्स का ये मानना था कि हम इस स्टेज पे अबॉर्शन कराते हैं तो ये हत्या के मर्डर के जैसा है, बच्चा की एक जो लाइव पर्सन का मर्डर करने उसके इक्विवेलेंट है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। वो उनके इथिकल कंसर्न थे। फिर लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में, उस एनजीओ ने उनकी जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की। कंटेम्प्ट पिटीशन मतलब आसान भाषा में हिंदी में बताऊं तो अवमानना, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई नहीं मानता है या किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को कोई नहीं मानता है, तो जो पिटिशनर होता है यानी जिसकी फेवर का कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो कोर्ट के सामने बोलता है जाके कि हम आपके ऑर्डर की पालना नहीं हो रही है तो आप अपने ऑर्डर की कंप्लायंस करवाइए। तो ऑर्डर की कंप्लायंस करवाने के 2 प्रोसीजर होते हैं। एक तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है जिसमें आपको अलग से एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और दूसरा होता है कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट प्रोसीजर थोड़ा फास्ट होता है, एग्जीक्यूशन थोड़ी लंबी प्रोसेस चलती है। तो कंटेम्प्ट पिटीशन में हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो पहले से पावर है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 120, तो सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट पावर है। तो उसके कंटेम्प्ट के बारे में बाद में आएंगे, पहले एक छोटा सा डिटेल में ये बता दें कि तो उस कंटेम्प्ट में आए तो एम्स वालों ने वही आर्गुमेंट किए कि भाई ये 32 वीक का एम्ब्रियो है और बच्चे के ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं बहुत सारे, तो इस स्टेज में ऐसा कुछ जो अबॉर्शन करना है वो हत्या के समान है, तो हम इथिकल कंसर्न है इसलिए, और कानून में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 32 वीक के बच्चे का अबॉर्शन करो, बच्चा भी सेफ है, उस बच्चे की जन्म लेने से माँ की कंडीशन को किसी तरह की हेल्थ को कोई अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे राइट टू प्राइवेसी और फिजिकल ऑटोनॉमी को मानते हुए राइट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है डिसीजन, उसको राइट टू प्राइवेसी के तहत मानते हुए जो एम्स है उनको ये ऑर्डर दिया कि आप अबॉर्शन करवाइए। जब लड़की नहीं चाह रही तो आपको तो उस लड़की की ओपिनियन को फॉलो करना है, और केंद्र सरकार के जो वकील थे उनको भी कहा, एएसजी थे ऐश्वर्या भाटी जी ने उनको आर्ग्यूमेंट किया, तो उनको बोला कि केंद्र सरकार आप भी लेजिस्लेटिव पॉलिसी में कुछ ऐसा इंप्लीमेंट कीजिए कि ऐसी कंडीशन जो रेप सर्वाइवर्स हों उनके लिए, क्योंकि रेप वैसे भी बहुत मेंटल और पीड़ादायक होता है तो उसके साथ ना जीना पड़े, तो ऐसे केसेस के लिए आप उसमें कोई अमेंडमेंट कीजिए जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 है, ताकि ऐसी सिचुएशन से बचा जा सके। और जो रिप्रोडक्टिव राइट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें राइट टू जो अबॉर्शन भी है, और ये जब लड़की चाहे अगर तो आप उनको एडवाइस कीजिए, काउंसलिंग कीजिए आप उनकी, अगर फिर उसके बाद में वो चाहते हैं कि हम बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते तो आप अबॉर्ट करवा दीजिए। और फाइनली एम्स ने अबॉर्ट करवा दिया, बच्ची हेल्दी थी, उसको वापस डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन ये मुद्दा इसी वजह से थोड़ी इथिकल कंसर्न हो गई, 32 वीक का बच्चा है वो हत्या है, तो अभी ये मुद्दा थोड़ा चर्चा में रहेगा पार्लियामेंट में। जब इसके ऊपर कोई संशोधन आता है तो डिबेट होगी, तो उसमें हम और ज्यादा डिटेल में क्या कंसर्न है, मैं इथिकल कंसर्न तो है। तो जैसे मैं आपको कंटेम्प्ट बता रहा था, जैसे कंटेम्प्ट एक्ट है आपका, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, ये पार्लियामेंट ने 1971 में बनाया।
इनेक्ट किया था, इसमें भी कोई भी कोर्ट जनरली, वैसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में जो कंटेम्प्ट पावर है यानी अब कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानने की पावर सुप्रीम कोर्ट को पहले से है आर्टिकल 129 के तहत। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि उसका द्वारा बनाया गया कानून, जो भी ऑर्डर दिया गया है वो कानून है और उसकी पालना नहीं करने पर वो अब कंटेम्प्ट कर सकता है। जो भी वॉयलेटर्स हैं, कोर्ट की जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग ले सकता है। और कंटेम्प्ट के तहत जनरली 6 महीने तक की सजा हो सकती है, मैक्सिमम 6 महीने तक का सिविल इम्प्रिजनमेंट होता है। कंटेम्प्ट में इसमें सिविल कंटेम्प्ट भी है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है। कंटेम्प्ट एक्ट में बहुत सारी सेक्शंस हैं, उसमें सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 उसमें आपकी डिफाइन किया गया है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को। ये कंटेम्प्ट और कोर्ट अभी चर्चा में दूसरा आज की न्यूज में भी है कि जो अभी आपने सुना होगा, केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता की बेंच, उसके जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसको सोशल मीडिया पे डाला था जस्टिस स्वर्ण कांता के बारे में। वो केजरीवाल के अगेंस्ट एक सीबीआई केस को सुन रही थी, जहां पे लोअर कोर्ट ने केजरीवाल और दूसरे जो भी आरोपी हैं शराब घोटाले के, उनको डिस्चार्ज कर दिया था। डिस्चार्ज और एक्विटल दोनों अलग अलग चीज होते हैं। डिस्चार्ज का मतलब कि उनके ऊपर इतने पर्याप्त सबूत ही नहीं थे कि केस चल सके। उसके बाद में सीबीआई और जो ईडी है वो दिल्ली हाई कोर्ट में गई और उनका केस जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को अलॉट हुआ और जस्टिस स्वर्णकांता के बारे में उन्होंने, जो केजरीवाल जी ने और दूसरे लोगों ने जो थे, उन्होंने रिक्यूजल एप्लीकेशन डाली। रिक्यूजल मतलब एक प्रोसेस होती है कि जैसे मान लो कि या तो जज होता है किसी मामले की सुनवाई से अपने आप हट जाते हैं जब उन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जनरली जैसे मान लो किसी जज के सामने उसका बेटा ही किसी पार्टी की ओर से आर्ग्यूमेंट कर रहा है, या कोई ऐसा केस आ जाए कि जज कभी उस पार्टी का वकील रहा हो, तो वैसे केसेज में जज नहीं सुनते, वो रिक्यूजल कर देते हैं। या पार्टी की रिकमेंडेशन, पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि 22 से मुझे प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाएगा तो उस केस में भी रिक्यूज कर जाते हैं, जज कोई दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये रिक्यूजल प्रोसेस होती है। हालांकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल और उनकी रिक्यूजल एप्लीकेशन है, जो केस से हटने की एप्लीकेशन थी, उसको डिसमिस कर दिया था। उसके बाद में केजरीवाल और दूसरे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता जी के एक आरएस से एफिलिएटेड अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद थे, उसकी वीडियो बाहर शेयर किए और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी उसको भी शेयर किया सोशल मीडिया पे। तो उन सब की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको काफी इनडिसिप्लिन माना और उन वीडियोस को हटाया गया। और अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल और दूसरी कंपनीज के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की है कि उन लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके 2 लड़के जस्टिस, वो एडवोकेट जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता जी, उनके अंडर में काम करते हैं, तो वो हमारे मैटर को नहीं सुन सकती। वो आरएस से एफिलिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मीटिंग्स में जाती है। तो उनको जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को ये लगा, सो मोटो ने लिया है कंसर्न। हालांकि कुछ वकीलों ने भी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी उनके अगेंस्ट, तो जिसके बाद में ये कंटेम्प्ट शुरू किया कल ही या परसों, हाँ ऐसा, और उन्होंने उस केस की सुनवाई से हट दिया। उन्हें सीजीआई को रिकमेंड किया है कि इस केस को मैं नहीं सुनूंगी, कोई दूसरा सुनेगा। जनरली प्रोविजन यह है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस सुनता है जज, वो उस पार्टी से जुड़ी हुई मेन केस को नहीं सुन सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1900 ये था। सुप्रीम कोर्ट के पास पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है आर्टिकल 129 के तहत। अब सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को या दूसरे जो लोअर कोर्ट हैं वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के मैटर में ये है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की रिकमेंडेशन कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट हाई कोर्ट ही करेगा। जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं, वो सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट सिर्फ हाई कोर्ट ही करेगा। तो सिविल कंटेम्प्ट होता है, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब कोर्ट के किसी ऑर्डर की पालना नहीं करना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में किसी जज के खिलाफ कोई पर्सनल टिप्पणी करना। आप जो फेयर क्रिटिसिज्म है उसके लिए आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं माना जाता, या कोई जो फैक्चुअल चीज है उसके बारे में आप कुछ लिखोगे तो वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप जज के ऊपर पर्सनल अटैक करोगे या जुडिशरी के बारे में कुछ लिखोगे उल्टा सीधा, जिससे जुडिशरी की साख को, यानी कि जिसकी रेपुटेशन में गिरावट होती है, तो उस केस में आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया जाएगा।
और जनरली जो कंटेम केस होते हैं किसी की अगेंस्ट फाइल करने के लिए, तो जो भारत सुप्रीम कोर्ट में तो अटॉर्नी जनरल की परमिशन लेनी पड़ती है, या तो कोर्ट खुद भी सू मोटो कर सकता है या अटॉर्नी जनरल या पार्टी जो भी है उनके थ्रू होता है। ये अभी जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं अपने ट्रम्प साहब, वो अभी चाइना की विजिट पे गए थे, वहां पे कोई ट्रेड डील साइन करने गए थे। उस ट्रेड डील के दौरान ये उनका फोटो है, तो इन दोनों के बीच में जो भी टॉक हुई अभी कोई बाहर आया नहीं। तो अभी तो क्या है इनकी डील कि चाइना ने ले 200 बाइंग जेट्स, जो बोइंग कंपनी है यूएस की बोइंग कंपनी, उस कंपनी के 200 जो प्लेन्स हैं उन्हें परचेज करने के लिए एग्री हुआ है। और इसके अलावा कोई इकोनॉमिक जो भी इनके बीच में पहले चल रहे थे वो भी स्लो डाउन हुई है। और इसमें ताइवान का मुद्दा मैटर में आया है। ताइवान जो मैं आपको, ताइवान है जिसको फॉर्मोसा बोलते थे पहले, साउथ चाइना सी में है, चाइना के जस्ट नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, वो ऑटोनॉमी है। चाइना उसको वन चाइना पॉलिसी बोलता है कि जो ताइवान है चाइना का पार्ट ही है। भारत के भी चाइना के साथ जो है ताइवान के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं, लेकिन जो डिप्लोमेटिक जो रिकॉग्निशन है भारत ने ताइवान को नहीं दी है। ताइवान की हिस्ट्री, जैसे जब माओ थे चाइना में तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे माओ ने जो आंदोलन 1949 के बाद 1954 में आसपास 50 के बाद में वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, तो उसमें जो वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार थी, जो चांग लाई शाई थे, वो वहाँ से चाइना से निकल गए और उन्होंने शरण ली कहाँ जाके, ताइवान एक छोटा सा आइलैंड जिसको फॉर्मोसा बोलते हैं वहाँ पे ली। और जो चाइना है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे अपनी तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे फिर चाइना अब उसके ऊपर अपने असर्टनेस की, ये मेरा ही पार्ट है, चाइना का हिस्सा है ताइवान, तो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है ताइवान के मैटर में। इसका मतलब कि पूरे देश में जो भी देश हैं ताइवान के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन ना रखे, कूटनीतिक, हालांकि भारत ट्रेड रिलेशन रखता है लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। चाइना को सभी लोग, जो ताइवान है उसको चाइना का ही पार्ट मानते हैं। अभी तक अमेरिका जरूर उसको ताइवान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, और ताइवान के मैटर में कोई भी चाइना पहले बोलता था उसके बारे में एग्रेशन, तो वो उसको रेस्पॉन्ड करता था, ताइवान की सॉवरेनिटी का उल्लंघन मानता था। तो लेकिन इस ट्रेड डील के बाद में हो सकता है कि ट्रम्प साहब या यूएस का कोई स्टैंड बदले ताइवान के ऊपर। तो इस मैटर को लेके ये थोड़ा चर्चा में, ताइवान मैटर, और इसके बाद में जो साउथ चाइना सी है जो चीन के साउथ में है, और उसके ऊपर भी चीन काफ़ी टाइम से मिलिटरिलाइजेशन कर रहा है, वहाँ के अराउंड में आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है वहाँ पे, और जो स्पार्कली और आइलैंड्स है, पारासेल आइलैंड्स हैं, जिसके ऊपर जैसे मलेशिया हो गया आपका, फिलीपींस हो गया आपका, वियतनाम हो गया और ब्रुनेई है हो गया, उन सब के भी उनके ऊपर राइट हैं उनके, तो वो उनके कंट्रोल के उन सब के ऊपर चाइना अपना ही क्लेम करता है कि ये सब जो आइलैंड है वो मेरे ही हैं। और उन साउथ चाइना सी की रिगार्डिंग चाइना ने अपनी एक ही बाउंड्री की लाइन दे रखी है, 9 डैश लाइन, वो साउथ चाइना सी से संबंधित है। और साउथ चाइना सी के जो 9 डैश लाइन है उसके अंतर्गत लगभग 90% साउथ चाइना सी कवर हो जाता है। तो साउथ चाइना सी के ऊपर पूरा ही कंट्रोल चाइना चाहता है। दूसरे देशों, हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ने फिलीपींस के रिगार्डिंग जजमेंट दिया था कि इस पार्ट जो पार्सले स्पेटले आइलैंड है उनके ऊपर सॉवरेनिटी फिलीपींस की है, लेकिन चाइना ऐसी किसी को चीज़ को मानता नहीं। जो साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हैं वो बार बार बोलते हैं कि चाइना को यूएन क्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 को फॉलो करना चाहिए। तो अब इसके बाद में जो उसका जो भी आउटकम होगा, आप देखते हैं साउथ चाइना सी के ऊपर चीन की क्या पॉलिसी होती है, ताइवान के ऊपर अमेरिका की क्या पॉलिसी होती है, तो उसका हम डिटेल में बाद में और स्टडी करेंगे। ये अभी मैंने शुरू में बता दिया कि टू इंडिया बाउंड जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंकर लेके आ रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट से पास हो गए हैं, तो हमारी जो अभी गैस शॉर्टेज है, गैस सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है, उसमें थोड़ी कमी मिलेगी। और कुछ जो गैस सप्लाई की कमी की वजह से जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो गई थी उनमें फिर से प्रोडक्शन हो सकता है। और इसी क्राइसिस के रेफरेंस में अभी जो हमारा होलसेल प्राइस जंप है, यानी थोक मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, वो लगभग 8.3% हो चुकी है, जो लगभग पिछले 42 मंथ्स में हाईएस्ट रही है। इनसे पहले अपनी इन्फ्लेशन रेट देख लो, जो मल्टी ईयर हाई बताया है 2015, देखो आप यहाँ पे अगर आपको विजिबल हो रहा है
हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है अप्रैल 2025 में आपकी जीरो के आसपास मान लो या नेगेटिव थी, लेकिन इस बार अप्रैल 2 ये 8.3%, तो जो 3/4 ऑफ द राइज इन फ्रॉम मार्च, इनमें से जो जिस इन्फ्लेशन में जो 3/4 हिस्सा यानी 75% जो इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन रेट में, वो सिर्फ वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से हुआ है, जिससे हमारी ऑयल और जो नेचुरल गैस सप्लाई और फर्टिलाइजर्स के जो रॉ मटेरियल है उनकी सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से हुआ। इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया। अब ये शिप आ रहे हैं तो शायद हो सकता है थोड़ा एलपीजी गैस आ रही, और एआई फोकस्ड ये है, यहाँ पे एक टर्म है जीसीसी, आर चैलेंजेस ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज। तो इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। जीसीसी क्या होता है? जीसीसी इसको बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। हाँ, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, इसका आप आसान भाषा में से समझ सकते हैं कि जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज है, कौन सी? एमएनसी बोलते हैं ना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कौन सी? ऐसा यानी कि ऐसी कंपनियां जिनके एक से ज्यादा देशों में बिजनेस होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जैसे आपकी जैसे अमेजोन है, ये यूएसए के ओरिजिन की कंपनी है। आपका गूगल है, पूरी दुनिया में इसका बिजनेस है। माइक्रोसॉफ्ट है आपकी, ठीक है, अपनी जैसे इंडिया की एमएनसी लार्सन एंड टुर्बो है, ठीक है, और ऑयल इंडिया है अपना, ओएनजीसी है, इसके भी हमारे दूसरे देशों में बिजनेस हैं, तो ये भी मल्टीनेशनल की कैटेगरी में। अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, आपका स्पेस एक्स हो गया, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनसे एक से ज़्यादा देशों में बिजनेस होते हैं, उन कंपनीज को अपन मल्टीनेशनल कंपनीज कॉल करते हैं। तो ये ग्लोबल जो कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज के अलग अलग देशों के सेंटर्स होते हैं, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं, जनरली असेंबल करते हैं, और वहाँ पे उनका जो सप्लाई होता है, स्टोरेज होता है, वो दूसरे काम होते हैं, कुछ रिसर्च भी करते हैं वहाँ पे। तो इंडिया में अभी मोर देन 1600 के अराउंड क्या हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियों के अलग स्टोरेज टाइप या गोदाम बोल दो, वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट बोल दो, जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को असेंबल करते हैं, स्टोरेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट का काम करते हैं, ये सब करते हैं। तो इसी में जो है कि आजकल ये जो क्या कर रहे हैं, जैसे बेंगलुरु में कुछ है, हैदराबाद में अमेजोन का हैदराबाद में है, जहाँ पे ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं। और इसमें सब क्या हो रहा है कि आजकल जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब के बारे में भी वहाँ पे काफ़ी हो रहा है, रिसर्च हो रहा है आजकल। वहाँ पे ये एआई सिस्टम्स प्रोड्यूस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बन रही है, नए इनोवेशंस हो रहे हैं। तो असेंबलिंग के बजाय आजकल जो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, ये इंडिया में लगभग 1.9 मिलियन यानी 19 लाख लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है। और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल, मशीन लर्निंग मतलब एक प्रोसेस है जिससे मशीन को लर्न किया सिखाया जाता है, और एआई क्या एक मशीन है जो मशीन लर्निंग से सीखी हुई है। एआई क्या है कि वो मशीन है जो मशीन सीख के काम करेगी, और मशीन लर्निंग टेक्निक है मशीन को सिखाने की। तो उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स बनते हैं, वो बना रहे हैं, और डिजिटल इनोवेशंस में स्पेस के रिगार्डिंग बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट हाई अमाउंट में कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस के लिए, और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज है जो मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में करेंसी ऐसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो लोग हायर अमाउंट में चीज़ों को परचेज करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे इंजीनियरिंग गुड्स है, इसमें जैसे हमारे मोर देन 1600 के अराउंड है। कुछ जैसे दूसरी फर्म के हैं नाम इसमें, जैसे मैंने कुछ को बता दिया आपको, अमेजोन का बताया, माइक्रोसॉफ्ट के बताए, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग की फैसिलिटी क्रिएट हो रही है। और अभी की रिसेंट जो ताज़ा अपडेट, उसके अनुसार 2117 यानी 2100 से मोर देन 2100 हैं आपके, हाँ मोर देन 1600 नहीं, आज की डेट में लगभग जो नेस्कॉम है उसने ये रिपोर्ट दी है। किसने दी है?
नेस्कॉम की स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग ये आज की डेट में लगभग 2117 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं और लगभग 20 लाख लोगों को ये रोजगार प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी आपने जैसे पीआर श्रीजेश का नाम सुना होगा, जो हमारे 2 बार के ओलंपिक हैं, पीआर श्रीजेश। हमारी नेशनल, जो इंडिया की नेशनल हॉकी टीम थे, उसके गोलकीपर हुआ करते थे। नेशनल हॉकी टीम है, उसके गोलकीपर थे, गोलकीपर। अगर आपने किसी ने हॉकी और फुटबॉल का मैच देखा है तो नेट के पास में जो खड़ा होता है उसको गोल कीपर बोलते हैं। वो अपोनेंट टीम है उनको गोल नहीं करने देता है, गोल करने से रोकता है। तो जो पीआर श्रीजेश का कल की न्यूज़पेपर में चर्चा में हुआ, उन्होंने ये पीआर श्रीजेश इनसे पहले जो जूनियर नेशनल हॉकी टीम है, जूनियर नेशनल हॉकी टीम, उसके कोच थे। जूनियर नेशनल हॉकी टीम, हॉकी हमारा नेशनल गेम है। हॉकी क्या है भाई? हमारा नेशनल गेम, यानी भारत का जो नेशनल गेम है वो क्या है? हॉकी है। जबकि हम सब ज्यादा देखते हैं क्रिकेट, हॉकी पिछड़ गया। हॉकी के जो जादूगर थे मेजर ध्यानचंद जी, वो इंडिया के ही थे और हिटलर ने उनको प्रपोजल दिया था कि आप जर्मनी में रहिए, मैं आपको, आप तो यहाँ मेजर हो, मैं आपको कमांडर बना दूंगा, जनरल बना दूंगा। लेकिन उन्होंने ये हिटलर का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया था। मैं अपनी कंट्री में खुश हूँ, मैं अपने देश के साथ ही रहूंगा। ठीक है, तो जो जूनियर नेशनल हॉकी टीम के थे, आपको याद रखना है इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी है। और हॉकी की जो सुप्रसिद्ध हॉकी के जादूगर किसको बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद जी को बोलते हैं। जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ था ना, जो स्पोर्ट्स के फील्ड में बेटर परफॉर्मेंस करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है पिछले 4 साल में, तो वो उसका नाम बदला था, भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। तो वो हॉकी के जादू, इसके कोच थे पीआर श्रीजेश। तो उनकी ये कल परसों न्यूज रही है 2 दिन चर्चा में कि आमतौर पर इंडिया में हॉकी के कोच को तब बदला जाता है जब टीम आपकी बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर रही हो। लेकिन यहाँ तो बेटर परफॉर्मेंस करने के बावजूद इसलिए कोच को बदला जा रहा है कि किसी इंडियन कोच की जगह आप किसी विदेशी कोच को अपॉइंट कर सके। तो अभी जो नेशनल जूनियर हॉकी टीम है उसके नए कोच अपॉइंट हुए हैं, ये जूनियर नेशनल हॉकी टीम के, ये फ्रांस के हैं, फ्रेडरिक सोयेज। इनका नाम क्या है? फ्रेडरिक सोयेज। जो ये नहीं है, ये आपको याद रखना है। और किसकी जगह अपॉइंट हुए? पीआर श्रीजेश की जगह। पीआर श्रीजेश 2 बार की जो ओलंपिक पदक जीती है इंडिया ने, उसके गोलकीपर रहे हैं। इनको पद्मश्री, वो अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। हाँ, इनका नाम याद रखना है, नेशनल जूनियर हॉकी टीम के ये फ्रेडरिक सोयेज। इन सब के अलावा जैसे अभी रिसेंट में, जैसे आपके करंट की बात करें, इसमें एक न्यूज, एक टर्म रह गई शायद, चलो मैं वैसे बता देता हूं। आज के न्यूज़पेपर में एक तो टर्म थी अंकटाड। अंकटाड, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूपीएससी जनरली जैसे एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, और ये अंकटाड हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक हो गया, और दूसरे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो उन सब की रिपोर्ट के बेसिस पे क्या करता है, रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें ये अंकटाड के बारे में ये स्टेब्लिश है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल, यानी एक से ज्यादा सरकारों के से बना हुआ संगठन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इंटर गवर्नमेंटल यानी एक की देशों से ज्यादा की सरकारों के प्रतिनिधियों से बना हुआ संगठन है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्ल्ड में ट्रेड और डेवलपमेंट की रिगार्डिंग अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है, देखता है उसके डेटा के बेस पे ही। और अंकटाड एस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपके स्विट्जरलैंड की जिनेवा में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय? स्विट्जरलैंड की जिनेवा में। आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड की जिनेवा में है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें ज्यादातर के हेडक्वार्टर जिनेवा में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये अंकटाड है 1964 में स्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है स्विट्जरलैंड के। और ये जो इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है, कैसे चल रही है, एक देश दूसरे देश के साथ कैसे ट्रेड कर रहा है, ट्रेड की ग्रोथ रेट क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ क्या हो रहा है, इन सब के बारे में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो जनरली ये आपके वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये आपको याद रखने जनरली पूछा जाता है। तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आपके अंकटाड पब्लिश करता है और ये इसको 1964 में स्थापित हुई थी। और ये यूएनए के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जिसके 193 देश मेंबर हैं आज की डेट में। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रपोजल या उसके तहत ये 1964 में क्रिएट हुई थी उनके प्रपोजल के अनुसार, ठीक है। बस ये याद रखना। एक अभी रिसेंट में डीआरडीओ ने डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी, पहले का है इंडियन नेवी, इन दोनों के कोलैबोरेशन में यानी इन दोनों ने साथ में मिलके एक शॉर्ट रेंज एंटी नेवल शिप मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर से। तो उसमें क्या हो गई, अब इसके बारे में कुछ खास बात, ये जो है आपका टेस्टेड एंटी शिप मिसाइल, ये हाँ इंडियन नेवी के साथ मिलके अरे कहाँ गया, क्या लिखती, हाँ अभी रिसेंटली यानी मई की शुरुआत में इन्होंने टेस्टिंग किया था इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर उड़ीसा के बालासोर में है। तो वहां पे इसका टेस्ट हुआ था और ये मिसाइल थी जो एंटी नेवल शिप मिसाइल, क्या थी? एंटी नेवल शिप मिसाइल, शॉर्ट रेंज थी। इसकी रेंज क्या थी? शॉर्ट रेंज, यानी कि छोटी दूरी तक ही ये मार कर सकती थी और इसकी रेंज थी 55 किलोमीटर के समथिंग। उसका सफल टेस्ट किया। और इसकी दूसरी खास बात क्या थी, ये कैसी हेलीकॉप्टर माउंटेड थी, हेलीकॉप्टर माउंटेड मिसाइल थी, यानी हेलीकॉप्टर के ऊपर इसको माउंट किया गया था और हेलीकॉप्टर से यानी एयर टू शिप के ऊपर लॉन्च किया गया था, हेलीकॉप्टर के ऊपर माउंट थी और फिर उसको टेस्ट किया गया था चांदीपुर जो उड़ीसा में पड़ता है आपके उड़ीसा में, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज का नाम चांदीपुर उड़ीसा। ये एंटी नेवल शिप मिसाइल है, यानी जो दुश्मन देश के एनिमी कंट्रीज के जो शिप होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में या उनके जो भी हमारे को नुकसान पहुंचाने के जो भी टारगेट्स हैं उनको फेल करने में इसका यूज किया जाता है, शिप को नष्ट करने में। जनरली शॉर्ट रेंज है, यानी इसकी रेंज ये कितनी किलोमीटर तक, 55 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसके लिए आपको शिप के पास जाने की जरूरत नहीं, आप 655 किलोमीटर की डिस्टेंस से भी क्या कर सकते हो, आप उस शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हेलीकॉप्टर माउंटेड है, हेलीकॉप्टर के ऊपर माउंट है और उसके थ्रू ही आप इसको लॉन्च कर सकते हो। तो अब इसने जिस हेलीकॉप्टर से माउंट किया उसका नाम है सी किंग 42B और ये ब्रिटिश ओरिजिन हेलीकॉप्टर है। किस ब्रिटिश ओरिजिन हेलीकॉप्टर है। और हमारे पास पहले से ही हेलीकॉप्टर माउंटेड एंटी शिप मिसाइल है, उसका नाम था सी ईगल। इस मिसाइल का वेट थोड़ा ज्यादा है, 540-80 kg के अराउंड है लगभग,
इसका वेट ज़्यादा है, लेकिन इसकी रेंज भी 110 किलोमीटर की रेंज थी। तो इससे वेट होने की वजह से, और ये भी ब्रिटिश ओरिजिन की मिसाइल है अपनी, ये इंडिजिनसली डेवलप मिसाइल है, यानी कि इसको भारत ने खुद ने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ की लगभग 52 से ज़्यादा लेबोरेटरी जो डिफेंस और जो वेपन्स और मिसाइल बनाती है ज़्यादातर आपके इंडिया में, वो डीआरडीओ बनाती है। डीआरडीओ की आपको नाम पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पूरे भारत में इसकी 52 से ज़्यादा लेबोरेटरीज है जहाँ पे ये मिसाइल बनाते हैं और दूसरे वेपन्स बनाते हैं, टैंकर बनाते हैं, गन्स बनाते हैं, जो देश की सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए काम यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो अब जो ये आपका है शॉर्ट रेंज है ये मिसाइल, लेकिन इसका वेट भी कम है, ये 380 kg के अराउंड वेट है। इसका मतलब कि आप एक हेलीकॉप्टर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो सी किंग ईगल की बात करें तो इसके कंपेयर में ज़्यादा मिसाइल को साथ में माउंट कर सकते हो। और जब भी आप एंटी शिप कोई भी मिसाइल होता है, ये जो एंटी शिप मिसाइल्स होते हैं उनमें बेसिकली दो क्वालिटीज़, दो फीचर्स आमतौर पर होनी चाहिए जो उसकी जो मारक क्षमता को बढ़ाते हैं। उन दो फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक फीचर्स है मैन इन लूप। मैन इन लूप जो उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, मैन इन लूप है। और दूसरी है वाटर लाइन हिट, दूसरी कैपेसिटी है वाटर लाइन हिट। मैन इन लूप का मतलब, जैसे आपने नाग मिसाइल के बारे में सुना है, दागो और भूल जाने, फायर एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार आपने मिसाइल को लॉन्च कर दिया, उस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद में आप उसके पाथ में कोई चेंज नहीं कर सकती, वो अपने टारगेट को हिट करेगी करेगी। जैसे नाग मिसाइल के केस में होता है, नाग मिसाइल को आपने एक बार लॉन्च कर दिया कहीं से, लॉन्च करने के बाद में टारगेट सेट जहां कर रखा है उस टारगेट के ऊपर वो स्ट्राइक करेगी ही करेगी। लेकिन मैन इन लूप में क्या होता है कि आप ड्यूरिंग द पाथ ऑफ मिसाइल, ड्यूरिंग जो मिसाइल जर्नी कर रही है हेलीकॉप्टर से, आपने उसको माउंट मतलब लॉन्च कर दिया, लॉन्च होने के बाद में शिप से पहुंचने के पहले जो उसका टारगेट है मिसाइल का, वहां तक पहुंचने से पहले आप उसके पाथ को चेंज कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन को ऑपरेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो कैपेसिटी होती है मैन इन लूप, वो आपके काम की होती है, जिससे आपके क्या होते हैं कि आपकी मिसाइल है वेस्ट डैमेज ना हो, क्योंकि बहुत सारी इनमें काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, कॉस्ट काफ़ी होती है इनकी। एक दूसरा, सभी किसी भी शिप को आपको स्ट्राइक करना और कम से कम मिसाइल का यूज़ करना पड़े, तो उसके लिए आपकी जो एंटी शिप मिसाइल है उसमें ये पावर होनी चाहिए, ये फीचर होना चाहिए, वाटर लाइन हिट। वाटर लाइन हिट का मतलब क्या होता है, आप जनरली सबने ये देखा होगा कि शिप पानी में चलते, शिप पानी के ऊपर, ये तो सब जानते हैं। अब जनरली शिप की शेप जनरली आप ऐसे समझ लो, मैं नॉर्मली, ठीक है, तो ये सरफेस जहां पे पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, जहां पे आपका, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं कलर तो शायद थोड़ा आपको दिख जाए, ये जैसे वाटर मान लो आप इसको, तो शिप का ये पार्ट जो वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है इसको बोलते हैं वाटर लाइन। शिप का वो पार्ट जो जहां से शिप वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है उस पार्ट को अपन वाटर लाइन बोलते हैं। अब जब कोई वाटर लाइन यहाँ पे अगर आपकी मिसाइल में हिट करने की पावर है, वाटर लाइन हिट करने की कैपेसिटी आपकी मिसाइल में है, तो आपको उस शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको सिंक करने के लिए, डुबोने के लिए आपको मिनिमम मिसाइल की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एक एंटी जो शिप मिसाइल होती है उसमें वाटर लाइन हिट कैपेसिटी होना जरूरी होता है, वो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, आपके पैसे को सेव करती है, क्योंकि मिसाइल बनाने में काफ़ी पैसा वेस्ट होता है, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो ये वाटर लाइन हिट कैपेसिटी, ठीक है। आप जनरली शिप देखते हैं इस शेप के होते हैं, तो जहां से पानी और शिप का कांटेक्ट होता है, अगर उस जगह हिट करोगे तो इसमें पानी जल्दी भर जाएगा, जिससे जहाज जल्दी डूब जाएगा। अगर आप किसी दूसरी जगह या ऊपर डेक पे, यहाँ पे अगर आप अटैक करते हो मिसाइल से डेक पे, तो वहां पे तो वो क्या कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि पानी इतना जल्दी ऊपर नहीं आ पाएगा, जहाज डूब नहीं पाएगा। इसके अलावा एक दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि कोई भी शिप होता है, दुश्मन देश का हो, कोई भी शिप है, उसका एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। तो उसकी सिक्योरिटी फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें ये कैपेसिटी से
अच्छी तरह ये कैपेसिटी आपकी शिप मिसाइल में होनी चाहिए। सेल्वो टेस्ट फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। सेल्वो टेस्ट का मतलब हो कि आप सक्सेसिवली कितनी ज़्यादा मिसाइल लॉन्च करते हो, एक से ज़्यादा मिसाइल आप मिनटों में करोगे, कि उसका भी डिफेंस सिस्टम है शिप का। तो वो सिस्टम, जैसे आप मिसाइल लॉन्च कर रहे हो तो वो काउंटर मिसाइल लॉन्च करेगा, तो उससे आपकी मिसाइल शिप तक पहुंच नहीं पाएगी, रास्ते में क्या हो जाएंगी, दोनों कोलाइड हो जाएंगी और ब्लास्ट हो जाएंगी। तो उसके जो दुश्मन देश का जो शिप है उसके डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस पर ओवरकम करने के लिए हमें एक से ज्यादा मिसाइल कंटिन्यूअसली करने, एक साथ 8-10 मिसाइल लॉन्च करोगे आप, तो फिर क्या होगा, उसका डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, आप उसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे और उससे जो भी थ्रेट है उसको एलिमिनेट कर पाओगे, यानी थ्रेट से आप रिमूव कर दोगे। तो ये रिसेंटली हुआ है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो भी करंट की बहुत सारी अपडेट न्यूज़ हैं, उन सब के बारे में अपन डिटेल में और साथ में पढ़ते जाएंगे जो न्यूज़ एनालिसिस होगा। तो आज का हमारा जो न्यूज़ एनालिसिस है डेली इंडियन एक्सप्रेस का, वो यहीं तक कंप्लीट है हो रहा है अपना। इसके अलावा जैसे अभी एक आपने रोड एक्सीडेंट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी कंसर्न रहा है, और राजस्थानी भाषा के बारे में तो हमने कब एक्सप्लेन कर दिया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को गाइडलाइन जारी की है, डायरेक्शन दिए कि आप राजस्थानी भाषा को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इंक्लूड, पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने के लिए कोई पॉलिसी बनाइए, और उस पॉलिसी की कंप्लायंस रिपोर्ट आप हमें 28 सितंबर तक दीजिए। हाँ, तो हम जो भी आगे करेंगे, आगे न्यूज़पेपर हम ये करेंगे कोशिश अब आगे से आपको सेम डे मिले। जो आरपीएससी जो एग्जाम पैटर्न है, ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगी, ये सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है काफ़ी, क्योंकि आरपीएससी अपने पेपर का लेवल थोड़ा ब्रॉड रखती है, तो आपको हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। हम थोड़े दिनों में आपकी जो अप्रैल की सूजस की समरी है वो भी, उसके ऊपर भी पूरा वीडियो लाएंगे अप्रैल की सूजस का, कल या परसों तक हम उसको अपलोड करेंगे। और एनवायरनमेंट के जो भी मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि जो पहले से हमने एनवायरनमेंट टर्म जो भी चर्चा में रही, इकोनॉमिक टर्म जो चर्चा में रही हैं, जैसे टेपर तंत्रम हो गया आपका, तो उन सब के बारे में हम डिटेल में वीडियो लाएंगे। और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा, शेयर लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।